यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से 20 क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है और पूछा गया है एग्जामिनेशंस में। ये जनरल इंजीनियरिंग का है और इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जो भी ब्रांच है, माइनिंग है, सबके लिए, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है, सबके लिए ये जनरल इंजीनियरिंग आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस में आ सकता है, क्योंकि ये जनरल इंजीनियरिंग जो रहता है वो सबका कॉमन रहता है, चाहे कोई भी ब्रांच हो। हालांकि ये जो पूछा गया है ये सिविल इंजीनियरिंग का पेपर में पूछा गया था। आपको 23 अक्टूबर को जो जनरल इंजीनियरिंग का पेपर हुआ था सिविल के लिए, वो जो ऑनलाइन सीबीटी मोड एग्जामिनेशंस हुआ था उसमें पूछा गया है। तो हम लोगों ने सोचा था कि 40 क्वेश्चंस कर लेंगे 3 पार्ट में। एक पेपर जो जनरल इंजीनियरिंग का है वो एक दिन का कवर हो जाएगा, बट वीडियो थोड़ा लेंदी हो जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि 20 क्वेश्चन ही कवर करते हैं और अच्छे से हम लोग करेंगे, ताकि आप लोगों को भी बेनिफिट्स होगी और समझ में भी आएगा। अदरवाइज ऐसे अगर हम लोग 40 क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा बोरिंग फील होगा और वीडियो लेंदी होगा, तो आप वीडियो को स्किप कर देंगे। तो इससे बेटर है कि कम कम क्वेश्चन करें और अच्छे से ध्यान लगा करके करें, ताकि जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड माइनिंग और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की, उसमें आपको ये क्वेश्चंस बेनिफिट्स हो जाए और आपके लिए बेनिफिट्स हो। तो फिर से हम लोग आज 20 क्वेश्चंस करेंगे। कल हम लोग 20 क्वेश्चंस किए थे, इसी का एक पार्ट जो कि 20 क्वेश्चंस तक हम लोग कर लिए थे। आज हम लोग फिर से 21 से स्टार्ट करते हैं इसका, फिर जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते जाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, डिस्कस करने से पहले, कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर दिया था 20 क्वेश्चंस, जो जिसका कि लिंक आइकन पे दिया जा रहा है, आप आसानी से जा करके देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में एक अलग हम लोग प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें कि आपका पूरा जनरल इंजीनियरिंग प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद ब्रांच पेपर सिविल के लिए अलग रहेगा, मैकेनिकल के लिए अलग, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे और उसके लिए भी प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आइडेंटिफाई पॉइंट ए इन द गिवन फिगर फॉर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट। तो पॉइंट ए के लिए पूछ रहा है कि पॉइंट ए क्या आइडेंटिफाई करता है, इसको आइडेंटिफाई करना क्या डिनोट करता है। तो ऑप्शन है हायर स्ट्रेंथ मोर डक्टाइल, लो स्ट्रेंथ मोर ब्रिटल, हायर स्ट्रेंथ मोर ब्रिटल, लो स्ट्रेंथ मोर डक्टाइल। तो पॉइंट ए पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट ए कहाँ पर है, पॉइंट ए यहाँ पर है। तो पॉइंट ए को आइडेंटिफाई करना है कि पॉइंट ए क्या शो कर रहा है। तो पॉइंट ए जो शो कर रहा है वो कर रहा है हायर स्ट्रेंथ मोर ब्रिटल। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फीलर रोड्स एंड वायर्स फॉर गैस वेल्डिंग सेल conform to filler rods and wires for gas welding cell conform to। तो इसका ऑप्शन है IS 1378, IS 1478, IS 1278, IS 1578। तो ये क्वेश्चन जो है ये मैकेनिकल पार्ट का है और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जो है वो आपका थर्मोडायनेमिक्स या फिर स्टील का भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग जो सिविल का जो पेपर रहता है उसमें स्टील में भी इस टाइप का क्वेश्चंस रहता है। तो ये मैकेनिकल का भी हो सकता है क्वेश्चंस और सिविल का भी हो सकता है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ये सिविल का ही क्वेश्चंस है, वेल्डिंग के बारे में पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो IS 1278। यहाँ पर पूछ रहा है कि फिलर रोड्स जो होगा और वायर जो होगा गैस वेल्डिंग के लिए वो कन्फर्म जो करेगा वो कौन सा होगा। तो IS 1278 यूज किया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पाइल कैपेसिटी डिटरमाइन इज फ्रॉम SPT स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। SPT क्या होता है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट होता है। तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट जो होता है पाइल कैपेसिटी के लिए, पाइल कैपेसिटी जो डिटरमाइंड करता है फ्रॉम SPT, तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट से पाइल कैपेसिटी क्या डिटरमाइन करता है वही पूछ रहा है इसमें। तो ऑप्शन है स्किन पेनिट्रेशन टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, स्पेशल पेनिट्रेशन टेस्ट, स्पेशल पेनिट्रेशन टेस्ट। तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन
टेस्ट। अभी हमने बतलाया आपको जो एसपीटी क्या होता है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, इसका फुल फॉर्म। तो यहाँ पर वही पूछ रहा है कि द पाइल कैपेसिटी डिटरमाइंड इज फ्रॉम एसपीटी। तो इस एसपीटी से पाइल कैपेसिटी का क्या डिटरमाइंड हम लोग करते हैं, तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। एसपीटी जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा और ये जनरल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। इसके बाद फिर ब्रांच के लिए हम लोग अलग से करेंगे, चाहे आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, या फिर माइनिंग हो, या फिर आप अगर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सबके लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप का जनरल इंजीनियरिंग आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। और पूछा भी गया था लास्ट टाइम जो एग्जामिनेशन हुई थी। तो ये तो एक शिफ्ट का है, फिर और 4 शिफ्ट है, तो ये फर्स्ट शिफ्ट का है। फिर हम लोग और 3 शिफ्ट जो बच जाएगा उसका भी एक एक करके 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग ब्रांच पेपर कवर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। तो टिम्बर के प्रिजर्वेशन के लिए कौन कौन सा मेथड हम लोग यूज करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, प्रेशर एप्लीकेशन, ब्रश एप्लीकेशन, डिपिंग, ओपन टैंक। तो इसको सीक्वेंस में करना है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज मेथड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा मेथड हम लोग प्रिजर्व करने के लिए करते हैं टिम्बर का। तो सबसे पहले कौन सा मेथड करते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं ब्रश एप्लीकेशन, इसके बाद करते हैं हम लोग डिपिंग, इसके बाद उसको डिप करते हैं, फिर इसके बाद करते हैं हम लोग ओपन टैंक, ओपन टैंक में डालते हैं, इसके बाद करते हैं हम लोग प्रेशर एप्लीकेशन। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रश एप्लीकेशन करते हैं, इसके बाद डिपिंग करते हैं, इसके बाद ओपन टैंक में डालते हैं, इसके बाद प्रेशर एप्लीकेशन करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। यही इसका प्रिजर्वेशन होता है टिम्बर का। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस जो है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रेन गॉज शोन इन द फिगर। तो ये किस टाइप का रेन गॉज है, इसको आइडेंटिफाई करना है जो फिगर दिया गया है। तो ऑप्शन है सैमन्स रेन गॉज, सिफन रेन गेज, वेइंग बकेट रेन गेज, टिपिंग बकेट रेन गेज। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो टिपिंग बकेट रेन गेज हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है टिपिंग बकेट। तो इसमें घबराना नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी आपको दे दिया गया है टिपिंग बकेट। तो टिपिंग बकेट जो दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन में भी दिया गया है टिपिंग बकेट रेन गेज। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्लम्प कोन साइज यूज्ड फॉर स्लम्प टेस्ट फॉर कंक्रीट। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्लम्प कोन साइज। स्लम्प कोन जो होता है उसका स्टैंडर्ड साइज कितना होता है। तो स्लम्प जो होता है वो इस टाइप से होता है, इस टाइप से। इसमें एग्जैक्ट 1 मिनट रुकिए, मैं फिगर आपको अच्छे से बना देता हूँ। यहाँ पर जो है इस टाइप का होता है और इसका जो ऊपर का जो साइज होता है वो होता है 100 mm। यहाँ पर 100 mm होता है। इसके बाद बॉटम का जो डायमीटर होता है वो 200 mm होता है और यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो 300 mm होता है। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, इसका जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी जो मैंने फिगर बनाया, एक बार फिर से आपको बना देता हूँ थोड़ा छोटा, ताकि दिख जाएगा आराम से। इस टाइप का आता है और इस टाइप का आता है। 1 मिनट, थोड़ा फिगर सही से नहीं बन पा रहा है मुझसे। तो इस टाइप का रहता है, यहाँ पर भी ऐसे सर्कल टाइप से बना रहता है। तो ये ऊपर वाला जो होता है ये 100, यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 mm टॉप डायमीटर, इसके बाद 200 mm बॉटम डायमीटर। तो यहाँ नीचे वाला जो है इसका डायमीटर 200 mm होगा और 300 mm जो होगा ये यहाँ से इसका हाइट होगा। तो
सलम कोन जो होता है इसका स्टैंडर्ड साइज यही होता है 100, 200 एंड 300 साइज जो होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा डी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चंस कंक्रीट टेक्नोलॉजी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शियरिंग फोर्स SF एट द सेक्शन इज डिफाइंड एज। तो शियर फोर्स क्या होता है? सपोज अगर एक ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ से ऐसे फोर्स लग रहा है, फिर यहाँ से ऐसे फोर्स लग रहा है, फिर यहाँ से ऐसे फोर्स लग रहा है, फिर यहाँ से ऐसे लग रहा है, फिर इस बीच में यहीं पर कहीं पर लग रहा है। तो शियर फोर्स क्या होता है? द अल्जेब्रिक सम ऑफ द फोर्सेस टेकन ऑन वन साइड ऑफ द सेक्शन। तो अल्जेब्रिक सम जो होता है, अगर हम लोग यहाँ से ले रहे हैं तो ऊपर वाला फोर्स जो वर्टिकली जितना भी फोर्स हम लोग ले रहे हैं अल्जेब्रिक सम, तो वर्टिकल फोर्स जो कंसीडर हो रहा है किसी एक साइड से, अगर ऊपर से ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव, अगर इसको ले लिए तो ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो अल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल फोर्सेस जो होगा वो क्या होता है? हमारा शियर फोर्स होता है। तो शियर फोर्स को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? डिफाइन एज बोला गया है द शियरिंग फोर्स एट द सेक्शन इज डिफाइंड एज द अल्जेब्रिक सम ऑफ द फोर्सेस टेकन ऑन वन साइड ऑफ द सेक्शन। किसी एक साइड से सेक्शन, अगर ये सेक्शन है सिंपली सपोर्टेड, तो यहाँ से फोर्स लग रहा है, यहाँ से लग रहा है, तो यहाँ से फिर इसके बाद फिर यहाँ से, तो किसी एक साइड से हम लोग कंसिडर करेंगे। सपोज इधर से हम लोग ले रहे हैं, तो एक साइड से जो अल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्स होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शियरिंग फोर्स और शियर फोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल डायमीटर पिस्टन ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड ए लार्ज डायमीटर पिस्टन ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। हाउ मच फोर्स मस्ट बी exerted on the small diameter piston in order to support the weight of a car at 13,300 न्यूटन। तो क्वेश्चन से एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। ए हाइड्रोलिक लिफ्ट, एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है कंसिस्ट ऑफ स्मॉल डायमीटर, उसका जो डायमीटर है पिस्टन का वो 5 सेंटीमीटर एंड लार्ज डायमीटर जो है पिस्टन का वो 15 सेंटीमीटर है। हाउ मच फोर्स मस्ट बी एक्सर्टेड ऑन द स्मॉल डायमीटर। तो 5 सेंटीमीटर के डायमीटर पे जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो कितना होगा स्मॉल डायमीटर पिस्टन इन ऑर्डर टू सपोर्ट द वेट ऑफ ए कार एट 13,300 न्यूटन। अगर उसका वेट जो है वो 13,300 न्यूटन लग रहा है उस पोर्शन पे, तो वो कौन सा है? पूरा ये वेट जो है कार का वेट है। तो इसको कैलकुलेट करना होगा। तो अगर आप लोग देखें तो इसको कौन सा फॉर्मूला से कैलकुलेट करते, पहले हम लोग देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 1.48 इंटू 10⁻³ न्यूटन होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो थोड़ा लेंदी जाएगा, इसलिए ये एक फॉर्मूला से नहीं बनेगा, 2-3 फॉर्मूला इसमें यूज करना होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए स्टील रॉड 5 मीटर लॉन्ग एंड ऑफ 40 mm डायमीटर इज यूज्ड एज ए कॉलम विथ ऑन end fixed and the other free. Determine the crippling load by Euler's formula. Take E as 200 into 10⁻³ न्यूटन पर mm²। तो इसमें भी यूलर्स फार्मूला यूज किया जाता है। तो क्या होता है यूलर्स फार्मूला वो भी हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद वही फार्मूला से इसमें हम लोग यूज करके इसका जो करेक्ट आंसर है वो निकाल सकते हैं। पहले फार्मूला देखते हैं, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है यूलर्स फार्मूला, तो यूलर्स फार्मूला जो कॉलम के लिए होता है, कोई भी कॉलम अगर उसका कंडीशन होता है, तो अगर क्रिपलिंग लोड यहाँ पर हम लोग निकालना है, तो क्रिपलिंग लोड निकालने के लिए फार्मूला जो होता है वो मेनली हम लोग अगर कंसीडर करते हैं तो मेन फार्मूला जो होता है वो होता है आपका π² EI/L²। π² EI/L²। अब L क्या है? L हमारा जो है वो इक्विवेलेंट लेंथ है, तो और इफेक्टिव लेंथ इसी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि
दिया गया है कॉलम विथ वन इंड फिक्स्ड एंड द अदर फ्री। अगर एक इंड फिक्स्ड है और दूसरा फ्री है तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2L। तो जब L इज इक्वल टू 2L हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो हम लोग का फाइनल जो ये वाला, अगर L इज इक्वल टू 2L हम लोग करेंगे तो हो जाएगा पाई स्क्वायर EI/4L स्क्वायर, पाई स्क्वायर EI/4L स्क्वायर। तो अब ये वाला फॉर्मूला में जब हम लोग पुट करेंगे ये पूरा वैल्यू, यहाँ पर E का वैल्यू जो है 200 दिया हुआ है, 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसके बाद I जो है वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर आपको स्टील रॉड 5 मीटर लॉन्ग एंड 40 mm डायमीटर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका निकल जाएगा इससे। रॉड है, थिन रॉड के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है तो वो निकल जाएगा वहाँ से। इसके बाद आप क्या करना है, जो एल का वैल्यू है वो भी आपको दिया गया है, स्टील रॉड 5 मीटर लॉन्ग। तो सारे वैल्यू को जब पुट करेंगे आप तो आपका जो आएगा वो 2.48 किलो न्यूटन। तो इतना लेंदी अगर हम लोग करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इतना अगर डिस्कस करेंगे तो बस हम लोग जल्दी जल्दी इसको करते जाते, क्योंकि आपके पास भी होना चाहिए ना कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस देखना है सिर्फ आपको, और सॉल्व करने के लिए बस हम फॉर्मूला बताते जाएंगे, आप सॉल्व कर लेना। और ऐसे में अगर हम सॉल्व करते रहें तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, फिर आपको बोरिंग भी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवर और प्रोसीजर फॉर लेइंग सीवर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका फॉर firm grounds sewer pipes are to be embedded in concrete। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not a fact device। ऑप्शन है सीरीज कंपनसेटर, शंट कंपनसेटर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। तो ये इलेक्ट्रिकल वाला का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल पार्ट का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। अभी तक जितना भी देखे तो हम लोग वो मैक्सिमम सिविल पार्ट का ही क्वेश्चंस था, अब इलेक्ट्रिकल पार्ट में भी हम लोग इंटर कर गए हैं। तो इसी टाइप से एक दो क्वेश्चंस मैकेनिकल का भी था। तो नेक्स्ट हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो वो मैकेनिकल का भी होगा, फिर सिविल का भी होगा, इलेक्ट्रिकल का भी होगा, कभी कभी मिक्स भी आ जाएगा क्वेश्चंस। अभी तक जो हम लोग देख रहे थे 30 तक, तो मुझे लग रहा था मैक्सिमम क्वेश्चंस सिविल और मैकेनिकल से ही रिलेटेड था, क्योंकि इसमें कुछ कुछ पेपर कॉमन रहता है, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हुआ, फ्लूइड मैकेनिक्स हुआ, इस टाइप से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ 4 resistor joined in parallel is 20 ohms. The current flowing through them are 0.6, 0.3, 0.2 and 0.1 ampere. The value of each resistor is। तो यहाँ पर I1, I2, I3 and I4 दिया हुआ है। तो किस में बोला गया, पैरेलल में बोला गया है। तो पैरेलल में जो रहता है वो क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3 रहता है। तो उससे आप सॉल्व करेंगे तो I1, I2 और I3 जो फॉर्मूला रहता है V इज इक्वल टू IR होता है। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V इज इक्वल टू IR होता है ना, ओम्स लॉ। तो I इज इक्वल टू V/R। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, पैरेलल में है, पैरेलल में जो होगा तो वो I इज इक्वल टू जो होगा ये I होगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 डॉट डॉट जितना भी है सबको लेंगे। तो I1 यहाँ पर V1/R1, फिर अगर I2 लेंगे तो I2 इज इक्वल टू V2/R2। तो I1 के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3, इसी तरह से हम लोग करते जाएंगे। यहाँ पर जो है रेसिस्टेंस दिया गया है, द इक्विवेलेंट, तो वैल्यू ऑफ इच रेसिस्टर्स बोला गया है। तो सबको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका C नंबर हो जाएगा। आप सॉल्व करते रहना, बस मैं बतला दिया आपको कि ये वाला फॉर्मूला से आप पुट करके बना सकते हैं पैरेलल में अगर दिया हुआ है। तो अगर सीरीज में दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा, फिर 1/,
फॉर्मूला क्या हो जाता है, v इज इक्वल टू आई आर होता है, तो 1/i1 प्लस 1/i2 प्लस 1/i3 जैसे होता है ना, 1/r1 प्लस 1/r2, तो वो किस में होता है, सीरीज में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले जो क्वेश्चन हम डिस्कस किए, तो इसमें जो कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है तो पैरेलल में पूछा गया। जब सीरीज में होता है तब हम लोग I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है, और अगर पैरेलल में रहता है तब हम लोग क्या करते हैं, 1/r1 प्लस 1/r2। तो यहाँ पर जैसे R1 रहेगा, R2 रहेगा, R3 रहेगा, तो V इज इक्वल टू आई आर अगर हम लोग देखेंगे तो I इज इक्वल टू V/R होता है, तो 1/V/R1 हो जाएगा इसमें पैरेलल में। और अगर सिर्फ ये रहता आपका सीरीज रहता तो हम लोग क्या करते, V/R1 प्लस V/R2, तो हमने उल्टा बोल दिया था। तो ऐसा जो होता है, जैसे अभी मैंने बतलाया कि जो पहले बतलाया था वैसा कैपेसिटर में होता है, और रेसिस्टेंस अगर रहेगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 जो रहता है ये सीरीज में रहता है, और 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये पैरेलल में रहता है। तो आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। मुझे भी थोड़ा डाउट हो रहा था, इसीलिए मैं एक बार इसको रिमाइंड किया, इसके बाद फिर आपको बतला दिया। तो आप V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला से पुट करके R1 प्लस R2 प्लस R3 जो है वो सीरीज के लिए यूज करना, और अगर पैरेलल के लिए बोल रहा है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 यूज करना है। जितना तक रहेगा उतना तक आपको डॉट डॉट Rn तक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज वेरी कॉमनली यूज्ड इन स्पीड कंट्रोल ऑफ ए 3-फेज इंडक्शन मोटर। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। इसका यूज हम लोग करते हैं कंट्रोल ऑफ 3-फेज इंडक्शन मोटर में, स्पीड कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोड फैक्टर इज द रेशियो ऑफ। तो लोड फैक्टर जो रेशियो होता है वो एवरेज लोड बाय मैक्सिमम डिमांड जो होता है वो उसका लोड फैक्टर रेशियो होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन कनेक्शन ऑफ OP-AMP इज नॉन एज। इस जो कनेक्शन दिया गया है, ये जो फिगर दिया गया है डायग्राम, तो इसमें पूछा गया है गिवन कनेक्शन जो है वो OP-AMP, इसको कैसे हम लोग जान सकते, किस फॉर्म में इसको कैसे डिनोट कर देते। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कॉमन मोड ऑपरेशन होगा, इसको कॉमन मोड ऑपरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, द सिंक्रोनस speed of a motor with 6 pole and operating at 50 Hz frequency is। तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, जो सिंक्रोनस स्पीड है मोटर का, और उससे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका 1000 हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिकल पार्ट से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलरेडी डिस्कस किए तो 25 मिनट्स हो गया है, तो हम कोशिश करें कि 20 मिनट्स में 20 क्वेश्चन कवर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूटिलिटी ट्रीटेड इन एनर्जी ऑडिट सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर है विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंबल शोन इन द गिवन फिगर डिनोट्स ग्राउंड कनेक्शन। जो ये सिंबल दिया गया है ये किसको डिनोट करता है, तो ग्राउंड कनेक्शन को डिनोट करता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जामिनेशन में फिर से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सेलेक्टिंग द मेथड ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट कंसिडर्ड। तो ऑप्शन है कॉस्ट, डिस्टेंस फ्रॉम ओशियन, लिमिटेशन, परपिचुइटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द
parameter used to measure the use of energy for its manufacturing process with previous usage is known as plant energy formation। तो 20 क्वेश्चंस का कोटा जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो क्वेश्चंस है द पैरामीटर यूज्ड टू मेजर द यूज ऑफ एनर्जी फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विथ प्रीवियस यूसेज इज नोन एज प्लांट एनर्जी फॉर्मेशन। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग 20 क्वेश्चंस करके डेली कवर करेंगे जो जनरल इंजीनियरिंग का है, और उसके बाद फिर ब्रांच पेपर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सबका करेंगे। अभी जनरल इंजीनियरिंग ही कर रहे हैं ताकि सारे ब्रांच को बेनिफिट्स हो। अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं JSSC JEE की सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल माइनिंग एंड मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए, जो ऑटोमोबाइल ब्रांच भी एलिजिबल हैं, तो उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जनरल इंजीनियरिंग में इसी टाइप का आपका सारे ब्रांच को मिक्स करके क्वेश्चन दिया जाता है। 20 क्वेश्चन जो अभी हम लोग इससे पहले कर रहे थे, तो उसमें आपका मैक्सिमम पार्ट जो था वो सिविल का था, इसमें भी कुछ पार्ट सिविल और मैकेनिकल का था। अभी इलेक्ट्रिकल पार्ट ही मैक्सिमम चल रहा है। तो उम्मीद है आपको ये सारा जो वीडियो लेक्चर है अच्छा लग रहा होगा। तो अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, ताकि जो लोग भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं JSSC JEE की, उसका सिलेबस कवर हो सके। इसके बाद जैसे ही हम लोग प्रीवियस ईयर कंप्लीट करेंगे, तो आप लोगों के लिए जनरल इंजीनियरिंग का जो न्यू क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में टेंटेटिवली आ सकता है, वो सब क्वेश्चंस भी हम लोग पर डे 10 क्वेश्चंस एक लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।